नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका अपनी इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का थर्ड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 टू 1848। एज कंजर्वेटिव रेजिम ट्राइड टू कंसोलिडेट दियर पावर। रेजिम का मतलब क्या होता है? रेजिम का मतलब हिंदी में होता है शासन व्यवस्था। क्या? शासन व्यवस्था है, शासन प्रणाली। ऐसे आप बोल सकते हो एक शासन जो सिस्टम, एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है, या रूलिंग सिस्टम। तो अब यहाँ पे एक कंजर्वेटिव राजा की बात नहीं हो रही, उन पूरे राजाओं की बात हो रही, उन पूरी अथॉरिटी की बात हो रही थी जो कि कंजर्वेटिव थॉट्स रखते थे। ठीक है, तो जैसे जैसे कंजर्वेटिव रेजिम अपने पावर को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे थे, तो उस टाइम यूरोप के मैनी रीजन्स में, यूरोप के काफ़ी सारे रीजन जैसे कि इटालियन, जर्मन स्टेट्स, प्रोविंस ऑफ ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड और पोलैंड जैसे यूरोपियन रीजन्स में लिबरलिज्म और नेशनलिज्म को दोस्तों रिवॉल्यूशन से एसोसिएट करके देखा जाने लगा। ठीक है, अब ये जो रिवॉल्यूशंस हो रही थी दोस्तों, जो क्रांति हो रही थी, इनको लीड कौन कर रहा था, यानी कि इनका नेतृत्व कौन कर रहा था? लिबरल नेशनलिस्ट इनका नेतृत्व कर रहे थे। वे लिबरल नेशनलिस्ट जो कि बिलोंग करते थे एजुकेटेड मिडिल क्लास एलिट से। अब इस एजुकेटेड मिडिल क्लास एलिट में कौन कौन आते थे? इन एजुकेटेड मिडिल क्लास एलिट में प्रोफेसर्स थे, स्कूल टीचर्स थे, कुछ कुछ क्लर्क्स, जो क्लर्क होते हैं क्लर्क भी थे, और कुछ मेंबर ऑफ दी कॉमर्शियल मिडिल क्लासेस के लोग थे। ठीक है, यानी कॉमर्शियल मिडिल क्लासेस के मेंबर भी थे इसमें। तो दोस्तों पहला अपहीवल जो होता है वो फ्रांस में होता है। कब होता है? जुलाई 1830 में, यानी जुलाई 1830 में पहला अपहीवल यानी कि उथल पुथल फ्रांस में होता है। तो जब यह अपहीवल होता है या जब यह उथल पुथल होता है, उसके बाद क्या किया जाता है कि जो बर्बन किंग था, जिसको कि सत्ता में वापस लाया गया था या राजगद्दी पे वापस बिठाया गया था, कब? आफ्टर 1815। आपको याद होगा जब सेकेंड पार्ट हम डिस्कस कर रहे थे दोस्तों, उसमें हमने देखा था कि 1815 यानी 1815 में जो बर्बन किंग था उसको रिस्टोर कर दिया जाता है, उसको राजगद्दी पे फिर से बिठा दिया जाता है। किसके द्वारा? उन लोगों के द्वारा जिन्होंने 1815 में नेपोलियन को हराया था। नेपोलियन को कौन हराया था? नेपोलियन को रशिया, ब्रिटेन, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के लोग मिलकर हराए थे। ठीक है, यानी ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने मिलकर, कलेक्टिवली मिलकर 1815 में नेपोलियन को हराया था। जब नेपोलियन की हार हो जाती तब जाके ये लोग क्या करते हैं कि गद्दी पे किसको बैठाते, राजगद्दी पे किसको बैठाते हैं? बर्बन किंग को बैठाते हैं। देखो बर्बन किंग आपको याद होगा 1774 में लुइस 16, कौन था? लुइस 16 को राजगद्दी मिलती है। ठीक है, वो भी बर्बन डायनेस्टी से था। ठीक है, तो ये बर्बन डायनेस्टी जो कभी आती है कभी जाती है, कभी आती है कभी जाती है, मतलब कभी इनको कोई राजगद्दी पे बिठा देता है, कोई भगा देता है, कोई बिठा देता है, कोई भगा देता है। ठीक है, ये लंबा सिलसिला 1774 से ही चला आ रहा है। तो उसके बाद हमने देखा फ्रांस में जो क्रांति होती है तब ये बर्बन किंग को हटा दिया जाता है। उसके बाद फिर से बर्बन किंग को कब लाया जाता है? 1815 में लाया जाता है। किसके द्वारा? रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, तो जब पहला अपहीवल होता है दोस्तों फ्रांस में, जब जुलाई 1830 में पहला उथल पुथल होता है, उसके बाद जो बर्बन राजा था, बर्बन डायनेस्टी का जो किंग था, जिसको कि 1815 में कंजर्वेटिव द्वारा फिर से सत्ता में लाया गया था, उसको ओवरथ्रोन कर दिया जाता है। किसके द्वारा? लिबरल रिवोल्यूशनरीज के द्वारा, जो लिबरल क्रांतिकारी थे उनके द्वारा इसको हटा दिया जाता है। अब कोई एक मान लो शासन व्यवस्था उसका, तो ये एक चलाने वाला एक हेड, तो कोई ना कोई हेड तो चाहिए ही। तो उसकी जगह पे इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को लाया। किसको? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब नाम से क्या समझ जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी एक ऐसा मोनार्क जो कि मनमाना नहीं कर पाएगा, जो अपने मन के हिसाब से नहीं चलेगा, उसको एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ेगा, या एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसको काम करना पड़ेगा। विद लुइस फिलिप एट इट्स हेड, जिसका हेड कौन था? लुइस फिलिप था। ठीक है, वेन फ्रांस नीज, तो मेटरनिक ने एक बार बोला था, मेटरनिक ने बोला था कि जब फ्रांस स्नीज करता है, स्नीज मतलब छींकना, तो रेस्ट ऑफ द यूरोप को कोल्ड कैच कर लेता है। ये मेटरनिक कौन था? अब बात आती है मेटरनिक कौन था। अब फिर आपको सेकंड पार्ट में हमने एक चीज और डिस्कस किया है। जब 1815 में नेपोलियन की हार हो जाती है, तब ब्रिटेन, रशिया और प्रशिया और ऑस्ट्रिया वियन्ना की ट्रीटी साइन करते हैं। कौन सी? वियन्ना की ट्रीटी किसके लिए साइन करते हैं? यूरोप के सेटलमेंट के लिए। ठीक है, कि यूरोप का सेटलमेंट वे ड्रॉप करेंगे। तो इस ट्रीटी को, ये जो मीटिंग थी, इसको होस्ट कौन करता है? इसको होस्ट दोस्तों मेटरनिक ही कर रहा था। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक ऑस्ट्रियन चांसलर था,
इसका ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक, ठीक है। तो इसी ड्यूक मेटरनिक ने ही बोला था कि जब फ्रांस को स्नीज आता है, रेस्ट ऑफ द यूरोप को कैश कोल्ड पकड़ लेता है, ठीक है, कोल्ड कैश कर लेता है। और दोस्तों जुलाई रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ, जुलाई रिवॉल्यूशन के बाद एक अपराइजिंग होती है कहाँ पे, ब्रसेल्स में, जिसके बाद जो बेल्जियम होता है वह यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से क्या होता है, अलग हो जाता है। अब देखो यहाँ पे मेटरनिक ने बोला था ना कि कहने का मतलब फ्रांस को जब छींक आता है, रेस्ट ऑफ द यूरोप कोल्ड पकड़ लेता है, इसका कहने का मतलब था कि अगर कुछ भी फ्रांस में हो रहा है, कोई रिवॉल्यूशन हो रहा है, वह पूरे वो रिवॉल्यूशन धीरे धीरे पूरे रेस्ट ऑफ द यूरोप में फैल जाती है। कोई बदलाव फ्रांस में हुआ, पूरे स्लोली करके पूरे यूरोप में फैल जाती थी। अब जैसे देखो जुलाई रिवॉल्यूशन, जुलाई का कौन सा रिवॉल्यूशन, जुलाई रिवॉल्यूशन यहाँ पे 1830 की बात हो रही थी, वह अपीवल जो कि फ्रांस में हुआ था, वह रिवॉल्यूशन जो कि फ्रांस में हुआ था। इस रिवॉल्यूशन की वजह से ब्रसेल्स में एक अपराइजिंग होता है, एक विद्रोह होता है, जिसके बाद से जो बेल्जियम था वह यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से क्या होता है, अलग हो जाता है, ठीक है। और दोस्तों एक ऐसा इवेंट जिसने जो ऑल ओवर द अक्रॉस द यूरोप जो एजुकेटेड एलिट थे उनके अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग को मोबिलाइज कर दिया, वह कौन सा इवेंट था, वह इवेंट था ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। जैसे कि जो ग्रीस था दोस्तों, वह 15th सेंचुरी से ही ऑटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था, ठीक है। यानी जो ग्रीस था वह 15th सेंचुरी से ही ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप, अब धीरे धीरे जब ग्रोथ हो रहा था रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म का यूरोप में, यानी यूरोप में जब राष्ट्रीयता की भावना जो ग्रोथ हो रहा था, उसकी वजह से जो ग्रीक्स थे, ठीक है, यानी ग्रीस के जो रहने वाले लोग थे, उनके अंदर भी इंडिपेंडेंस के लिए, आज़ादी के लिए एक स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। कब, 1821 में, यानी कि 1821 में ही यह स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और दोस्तों जो नेशनलिस्ट थे ग्रीस में जो नेशनलिस्ट थे, उनको सपोर्ट मिलता है किनसे, उन ग्रीक्स लोगों से जो जो एग्जाइल में रह रहे थे, यानी कि जिनको देश निकाला कर दिया जाएगा, जो ग्रीस से निकाल दिया गया था, वे लोग उनको सपोर्ट करते हैं। और काफ़ी वेस्ट यूरोपियन उनका सपोर्ट करते हैं, वे वेस्ट यूरोपियन जिनको सिंपथी थी किसके लिए, फॉर एंशियंट ग्रीक कल्चर को लेकर जिनके मन में सिंपथी थी, ठीक है, यानी मान लो ग्रीस है। अब ग्रीस में जो राष्ट्रवादी थे, यानी जो नेशनलिस्ट थे, उनको सपोर्ट मिल रहा था कि आप स्ट्रगल करो, अपनी आज़ादी के लिए स्ट्रगल करो। इनका सपोर्ट मिल रहा था कुछ लोगों को, जिनको कि वे ग्रीसवासी जिनको निकाल दिया गया था, और वेस्ट यूरोपियन से मिल रहा था जिनके मन में एंशियंट ग्रीक कल्चर को लेकर सिंपथी थी। और दोस्तों पोएट और आर्टिस्ट ने ग्रीस को यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रेडल बोला। क्रेडल का मतलब होता है, हिंदी में इसको पालना बोलते हैं, ठीक है। अब जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों के एक क्रेडल जैसा ऐसा क्रेडल रहता है, उसको पालना बोलते हैं, ठीक है, उसी में उनको रखा जाता है। तो जो पोएट बोले, और जो पोएट थे और जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने बोला कि जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है, जो यूरोपियन सभ्यता है, उसका जो बेसिस है या जो उसका पालना है वह ग्रीस है, ठीक है। यानी कि जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है वह ग्रीस से ही निकली हुई है। एंड उन्होंने, और पोएट्स और आर्टिस्ट ने और क्या किया, उन्होंने पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइज किया, किस लिए, टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर। इनके स्ट्रगल को सपोर्ट करने के लिए, एक ऐसा स्ट्रगल जो कि किसके अगेंस्ट में था, एक मुस्लिम एम्पायर के अगेंस्ट में था। या मुस्लिम एम्पायर, जो ऑटोमन एम्पायर था दोस्तों, वह मुस्लिम एम्पायर था, ठीक है। तो उनको सपोर्ट देने के लिए उन्होंने मुस्लिम एम्पायर के अगेंस्ट में एक स्ट्रगल को सपोर्ट, अपना लोगों का ओपिनियन, और जो ओपिनियन था उसको मोबिलाइज किया। और दोस्तों एक इंग्लिश पोएट थे जिनका नाम था लॉर्ड वेरॉन। अभी हमने देखा कि पोएट और आर्टिस्ट ने क्या किया, इन्होंने पहले ग्रीस को क्या बोला, यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रेडल बोला, उसके बाद लोगों के ओपिनियन को मोबिलाइज किया उस स्ट्रगल को सपोर्ट करने के लिए, वह स्ट्रगल जो कि मुस्लिम एम्पायर के अगेंस्ट में था। उसके बाद एक इंग्लिश पोएट थे जिनका नाम था लॉर्ड वेरॉन। इन्होंने फंड ऑर्गेनाइज किया, फंड इकट्ठा किया, और बाद में जाके इन्होंने वार में फाइट भी किया, लड़ाई भी लड़ी, जहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है दोस्तों 1824 में फीवर की वजह से, ठीक है। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832, तो दोस्तों एक ट्रीटी होती है कॉन्स्टेंटिनोपल की 1832 की, जिसके बाद जो ग्रीस था दोस्तों, उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है क्या, एज ए इंडिपेंडेंट नेशन। यानी इनका जो उद्देश्य था, इनका जो मोटिव था, वो जाके यहाँ पे पूरा हो जाता है, ठीक है। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, तो दोस्तों जो नेशनलिज्म का डेवलपमेंट है वह केवल और केवल वार और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से नहीं है। यानी कि नेशनलिज्म की जो भावना थी लोगों में, वह केवल और केवल युद्ध से यानी कि वार से, और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से, यानी कि आज यहाँ पे टेरिटरी किसी की कब्जा कर ली, कल यहाँ पे कर ली, कल यहाँ पे कर ली, इससे नहीं आया।
तो फिर और किससे आया, कल्चर ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आइडिया ऑफ नेशन को क्रिएट करने में, यानी नेशन के विचार को क्रिएट करने में किसने अच्छा रोल प्ले किया, कल्चर ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज और म्यूजिक ने मदद किया नेशनल फीलिंग को एक्सप्रेस करने में। अब देखो बहुत सारी आर्ट्स होते हैं, आर्ट के थ्रू लोगों ने अपनी नेशनल फीलिंग को एक्सप्रेस किया, पोएट्री के थ्रू स्टोरीज कहकर लोगों को राष्ट्र के बारे में या नेशनल नेशनल थॉट्स के बारे में या नेशन के बारे में लोगों को कहानियां बोलते थे। ठीक है, यानी अपनी फीलिंग को, अब देखो कोई स्टोरी बताता है, एक अपनी स्टोरी मान लो नेशन के बारे में एक स्टोरी बना के कोई बता, तो वो क्या बता रहा है, वो मतलब अपने भाव को, अपनी जो उसकी नेशनलिस्ट फीलिंग है, राष्ट्रीय राष्ट्र के जो विचार हैं उसके, वह एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, तो कल्चर ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किसमें, आइडिया ऑफ नेशन को क्रिएट करने में। आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज और म्यूजिक से लोगों को मदद मिली कि वे अपनी जो नेशनलिस्ट फीलिंग है उसको एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, अब रोमांटिसिज्म का एग्जांपल लेते हैं। एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट, जो रोमांटिसिज्म था दोस्तों, वह एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट था जो कि एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को डेवलप करना चाहता था। ठीक है, रोमांटिक आर्टिस्ट और जो पोएट्स थे वे क्रिटिसाइज करते थे किसको, द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस, यानी उनका कहना था ऐसा कुछ नहीं है कि साइंस कुछ होता है, तो वे लोग इसको क्रिटिसाइज करते थे। इसके बजाय दोस्तों वे फोकस करते थे इमोशंस, इंट्यूशन और मिस्टिकल फीलिंग्स पे, और इनका जो एफर्ट था वह था कि लोगों में शेयर कलेक्टिव हेरिटेज के सेंस को क्रिएट किया जाए। ठीक है, और उनको बताया जाए कि उनका जो पास्ट था, वो उनका जो कल्चर था पास्ट का, वो कॉमन था। ठीक है, एज अ बेसिस ऑफ नेशन। अदर रोमांटिक दोस्तों जैसे कि जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्रीड हर्डर, ठीक है, ये है जोहान गॉटफ्रीड हर्डर। इन्होंने क्या क्लेम किया, इन्होंने क्लेम किया कि जो ट्रू जर्मन कल्चर है वह यहाँ के लोगों में, यहाँ के जो कॉमन लोग हैं उन्हीं में निहित है, उन्हीं लोगों में है, दास ओक। कॉमन लोगों को क्या बोलते थे, दास ओक। ठीक है, तो दोस्तों यह जो ट्रू स्पिरिट थी नेशन की, वह पॉपुलर, ट्रू स्पिरिट का मतलब जो भावना थी, नेशन की जो भावना थी, वह फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री और फोक डांस के थ्रू क्या हुई, पॉपुलर हुई। इसलिए दोस्तों एक नेशन बिल्डिंग के प्रोजेक्ट के लिए यह काफी इसेंशियल था कि इन फोक कल्चर के इन फॉर्म्स को कलेक्ट किया जाए और रिकॉर्ड किया जाए। ठीक है, यानी कि नेशन बिल्डिंग के प्रोजेक्ट के लिए फोक फोक कल्चर के इन फॉर्म्स को कलेक्ट करना और रिकॉर्ड करना काफी जरूरी था। The emphasis on vernacular language and the collection of local folklore were not just to recover an ancient national spirit. Emphasis का मतलब होता है दोस्तों जोर देना। ठीक है, वर्नाकुलर का मतलब स्थानीय, फोकलोर का मतलब लोक साहित्य। तो दोस्तों जो वर्नाकुलर लैंग्वेज पे लोग जोर दे रहे थे और लोकल जो लोक साहित्य थे उनके कलेक्शन पे लोग दे रहे थे, तो इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य केवल एंशियंट नेशनल स्पिरिट को रिकवर करना नहीं था। ठीक है, यानी कि जो स्थानीय भाषाओं को, जो स्थानीय लैंग्वेज थी, उसको लोग एम्फेसिस कर रहे थे, उसको जोर दे रहे थे, और जो लोकल फोकलोर थे, जो लोकल लोक साहित्य थे, उनके कलेक्शन पे लोग जोर दे रहे थे। तो इसका जो मोटिव था, जो इसका उद्देश्य था, वह केवल और केवल एंशियंट नेशनल स्पिरिट को रिकवर करना नहीं था, बट मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज को उन लार्ज ऑडियंस तक पहुंचाना था। वे लार्ज ऑडियंस जिसमें से कि मोस्टली क्या थे, इलिटरेट थे। ठीक है, स्पेशली अगर देखा जाए तो यह पोलैंड के केस में था, वह पोलैंड जो कि 18th सेंचुरी के एंड में दोस्तों पोलैंड का पार्टीशन हो जाता है ग्रेट पावर्स के द्वारा, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया। ठीक है, यानी कि पोलैंड का बंटवारा या पार्टीशन कौन कर देते हैं, ग्रेट पावर्स, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया। इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, मतलब कि इन्होंने पार्टीशन तो कर दिया, बट इसके बावजूद अभी भी जो पोलैंड था दोस्तों, वह एज ए इंडिपेंडेंट टेरिटरी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, बट जो नेशनल फीलिंग थी उनको अलाइव रखा जाता है किसके थ्रू, म्यूजिक और लैंग्वेज के थ्रू। अब जैसे कैरोल कुरपिंस्की एग्जाम्पल के लिए, इन्होंने नेशनल स्ट्रगल को अपने ओपराज और म्यूजिक के थ्रू सेलिब्रेट किया, और फोक डांसेस जैसे कि पोलोनाइज और मजूरका को इन्होंने नेशनली सिंबल में टर्न कर दिया। और दोस्तों जो लैंग्वेज था ना, लैंग्वेज ने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किसमें, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को डेवलप करने में। रशियन ऑक्यूपेशन के बाद क्या हुआ दोस्तों, जब रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया तो पोलिश लैंग्वेज को पूरा स्कूलों से, हर जगह से निकाल दिया, हर जगह से इन्होंने बैन कर दिया कि पोलिश लैंग्वेज नहीं यूज होगी, और रशियन लैंग्वेज को हर जगह इन्होंने इम्पोज कर दिया। तो 1831 में क्या होता है दोस्तों, एक आर्म्ड रिबेलियन होता है रशियन रूल के अगेंस्ट में। आर्म्ड रिबेलियन का मतलब हथियार, वेपन्स के साथ लोग हमला कर देते हैं।
एक वेपन के साथ लोग विद्रोह कर देते हैं। तो 1831 में विद्रोह होता है रशियन रूल के अगेंस्ट में, बट इस विद्रोह को अल्टीमेटली क्रश कर दिया जाता है रशियन अथॉरिटी के द्वारा। अब इसके बाद दोस्तों मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्गी, पोलैंड में क्लर्गी के काफ़ी सारे मेंबर्स जो थे, उन्होंने नेशनल रेजिस्टेंस था उसमें लैंग्वेज को एज ए वेपन यूज़ कर रहे थे। ठीक है। पोलिश जो था दोस्तों उसको चर्च गैदरिंग्स और ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जा रहा था। जो पोलिश लैंग्वेज थी उनको चर्च गैदरिंग में और जितने भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन थे वहाँ पे इनको यूज़ किया जाता था। जिसका रिजल्ट क्या हुआ दोस्तों कि ए लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशॉप्स, जो काफ़ी सारे जो प्रीस्ट और बिशॉप थे उनको पकड़कर या तो जेल में डाल दिया जाता है या तो उनको साइबेरिया भेज दिया जाता है। किसके द्वारा? रशियन अथॉरिटी के द्वारा। अब किस लिए भेजा जाता है? एज ए पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशियन। तो इनको रशियन अथॉरिटी बोलती है कि आप लोग जो है कि पोलिश लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते, आपको जो प्रीचिंग करना है यानी प्रीच करना, जो धर्म के बारे में उपदेश जो भी देना है आपको, आपको केवल और केवल रशियन लैंग्वेज में देना है। इन्होंने रिफ्यूज कर दिया, इन्होंने इनकार दिया, बोला नहीं हम नहीं यूज करेंगे। इन्होंने इसके बजाय यूज किया पोलिश लैंग्वेज को। तो उन प्रीस्ट और बिशॉप्स को पकड़कर या तो जेल में डाल दिया जाता है या तो साइबेरिया भेज दिया जाता है। किसके द्वारा? रशियन अथॉरिटीज के द्वारा। ठीक है। दो पोलिश लैंग्वेज का यूज जो था उसको एज ए सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस देखा जाने लगा। ठीक है। रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट में एज ए सिंबल ऑफ स्ट्रगल के रूप में देखा जाने लगा। किसको? पोलिश लैंग्वेज को। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। तो दोस्तों जो 1830s के ईयर से वे ईयर से ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप के कहाँ पे? यूरोप में। यानी यूरोप में जो 1830s के ईयर थे वे काफी कठिनाई के साल थे। ठीक है। अब जैसे फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी देखा जाता है कि जो यूरोप ऑल ओवर द यूरोप पॉपुलेशन होती है काफ़ी उसमें इनॉर्मस इंक्रीज होता है, काफ़ी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जॉब के सीकर ज़्यादा थे कंपेरिजन देन एम्प्लॉयमेंट। यानी मान लो एक कोई जॉब है, इसको इस जॉब के लिए 10 लोग हैं, मतलब जॉब एक है, एम्प्लॉयमेंट एक है और इसको लेने वाले 10 लोग हैं। ठीक है। यानी बेरोजगारी हम बोल सकते हो। ठीक है। तो जॉब सीकर्स ज़्यादा थे और जो जॉब थी वो कम थी। जो पॉपुलेशन थी दोस्तों वह रूरल एरिया से माइग्रेट हो जाती है सिटीज में और वह ओवर क्राउडेड स्लम में रहने लगती है। और जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे टाउन में, यानी सिटीज जो टाउन्स में जो छोटे प्रोड्यूसर्स थे, उन्हें स्टीफ कंपटीशन फेस करना पड़ा था। स्टीफ कंपटीशन का मतलब काफ़ी तेज कंपटीशन फेस करना पड़ा था। किनसे? उन चीप मशीन मेड गुड्स से जो कि इंग्लैंड से आते थे। यानी कि इंग्लैंड से जो गुड्स आते थे, अब जैसे कि यूरोप की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। यूरोप में इंग्लैंड से जो गुड्स आते थे दोस्तों, जो सामान आते थे, ये क्या थे? चीप मशीनों द्वारा बनाए जाते थे। चीप मशीनों द्वारा इन सामानों को बनाया जाता था। अब देखो मशीनों से, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है, मशीन सारा काम जो है इंडस्ट्रीज जो है कि बनाई जाती है, तो इंडस्ट्री में मशीनें होती है तो सारा काम जो है मशीनों से होता है। मशीनों से फायदा क्या होता है? टाइम कंजम्पशन कम होता है, कम टाइम लगता है, लेबर पावर कम लगता है, उसके बाद पैसे कम लगते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स थे टाउन में, उनको स्टीप कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था उन सामानों से जो कि इंग्लैंड से इंपोर्ट किए गए थे। और वे सामान किनके बने हुए थे? चीप मशीनों द्वारा बनाए गए थे। ठीक है। वह इंग्लैंड जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी एडवांस था कंपेरिजन देन ऑल ओवर द कंटिनेंट। यानी कि पूरे यूरोप कंटिनेंट के कंपेरिजन में एडवांस था, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था काफी दोस्तों एडवांस था इंग्लैंड में। ठीक है। स्पेशली ये टेक्सटाइल प्रोडक्शन में था। टेक्सटाइल जो कि मेनली होम्स या स्मॉल वर्कशॉप में किया जाता है एंड वाज ओनली, यह पार्टली मैकेनाइज्ड था। यूरोप के उन रीजन्स में दोस्तों जहाँ पे अरिस्टोक्रेसी अभी भी पावर में थी, यानी कि अरिस्टोक्रेसी अभी भी सत्ता में थी, वहाँ पे पीजेंट जो थे वे स्ट्रगल कर रहे थे फ्यूडल ड्यूज और ऑब्लिगेशन के बर्डन में। ठीक है। अब इस केस में जहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो, जो पीजेंट थे स्ट्रगल कर रहे हो, वहाँ पे अगर मान लो कि फूड प्राइसेस राइज हो जाएं और उसके बाद किसी साल मान लो किसी ईयर बैड हार्वेस्ट हो, इससे क्या होगा? भूखमरी फैल जाती है, गरीबी फैल जाती है। अब सीधी सी बात है, आप सोचो ना, अब जहाँ पे पिजन ऑलरेडी दबे हुए हैं एक बोझ पेड़ के नीचे, दब फ्यूडल ड्यूज और ऑब्लिगेशन के थ्रू, वहाँ पे मान लो फूड की प्राइसेस बढ़ जाए, उनका एक और आफत आ गया, उसके बाद हार्वेस्ट मान लो पूरी फसल खराब हो गई और प्रॉब्लम आ गया। ठीक है। तो उससे क्या होता है? गरीबी फैल जाती थी, व्यापक गरीबी फैल जाती थी पूरी। अब इसी प्रकार का एक ईयर था 1848। 1848 इसी टाइप का ईयर था दोस्तों, फूड शॉर्टेज की वजह से और वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, यानी कि बेरोजगारी की वजह से और फूड शॉर्टेज की वजह से
जो पेरिस की पॉपुलेशन होती है दोस्तों वह आज रोड पे आ जाती है, ठीक है। यानी 1848 में फूड शॉर्टेज की वजह से और वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, बेरोजगारी की वजह से जो पेरिस की पॉपुलेशन होती है वह रोड पे आ जाती है, बैरिकेड लगाए जाते हैं और लुईस फिलिप को मजबूरन भाग जाना पड़ता है, ठीक है। एक नेशनल असेंबली ने प्रोक्लेम कर दिया रिपब्लिक, नेशनल असेंबली ने रिपब्लिक प्रोक्लेम कर दिया, और इस उसके बाद उन्होंने ग्रांट कर दिया सफरेज यानी वोट देने का अधिकार किनको, अडल्ट मेल्स अबव 21, जितने मेल्स 21 ईयर्स के अबव हैं यानी 21 ईयर्स ओल्ड हैं और इनके अबव हैं वे उन्हें वोट देने का अधिकार उनको दे दिया, और गारंटीड द राइट टू वर्क, और राइट टू वर्क उनको गारंटी कर दिया। और नेशनल वर्कशॉप जो है कि नेशनल वर्कशॉप बना सेटअप किए जाने लगे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए। अर्लियर इन 1845, इससे पहले 1845 में, अभी हमने जो देखा ये 1848 की बात है। 1848 में सारा कांड हुआ कि लोग सड़कों पे आ गए भूख फूड शॉर्टेज की वजह से और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, और लुईस फिलिप को भागना पड़ा। बट इसके पहले दोस्तों 1845 में सिलेसिया के जो वीवर्स थे उन्होंने एक रिवॉल्ट किया, किसके अगेंस्ट में, उन कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट में, उन ठेकेदारों के अगेंस्ट में जो कि उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे और फिनिश टेक्सटाइल के लिए उनको ऑर्डर दिया करते थे। बट ड्रेस्टिकली इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया, इनके पेमेंट को कम कर दिया, ठीक है। अब देखो इसको हम यूं समझेंगे, मान लो दोस्तों कोई एक कंपनी ए है, दूसरी कंपनी बी है। अब कंपनी ए के पास एक वैकेंसी है, कोई भी जॉब है, कंपनी बी के पास भी एक वैकेंसी है, और टोटल मान लो कि 2 लोग हैं। अब अब देखो कोई भी कंपनी बिना एम्प्लॉय के नहीं चलेगी, ठीक है, ऐसा नहीं कि बिना एम्प्लॉय के चला सकते हैं। अब चूंकि नंबर ऑफ यहाँ पे जो जॉब सीकर्स हैं कम है, तो एक कंपनी मान लो एक दिन का 1000 दे रही है, कितना 1000 दे रही है, और एक कंपनी भी एक दिन का 1000 दे रही है, कितना 1000 दे रही है। मान लो इनके पास एक वैकेंसी, इनके पास और कंपनी ए के पास भी एक वैकेंसी, कंपनी बी के पास भी एक वैकेंसी है, दूसरी भी कोई एक कंपनी सी है उसके पास भी एक वैकेंसी है। अब तीनों 1000 1000 1000 एक दिन का दे रही हैं। अब ये दो जो एम्प्लॉय हैं एक कहीं पे भी जा सकते हैं, अभी इनका डिमांड है, ठीक है, मतलब जो जॉब सीकर्स हैं कम है बट एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या होता है दोस्तों, दूसरे केस में क्या होता है कि मान लो अब यहाँ पे उल्टा हो जाता है, यहाँ पे 2 कंपनीज है, वैकेंसी इनके पास एक ही है, वैकेंसी कितना है, एक ही है। अब जॉब सीकर जो हो जाते हैं 10 हो जाते हैं। अब देखो यहीं पे खेल होता है, एक चीज याद रखना, जो शोषण होता है हमेशा गरीबों का होता है। अब इन बेचारों को क्या चाहिए, इनको जॉब चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। अब यह जो एक दिन में 1000 दे रहा था ना, एक कंपनी वाला 1000 दे रहा था, ये भी 1000 दे रहा था। अब ये क्या करते हैं, ये दाम तुरंत ड्रेस्टिकली दाम गिरा देते हैं, बोलते हैं हम आपको एक दिन का 100 देंगे, कितना 100, आपको जॉब करना है करो, ना करना है ना करो। वही बोलते हैं ना कि भूखे मरने से अच्छा कुछ खा के मरे। तो ये लोग क्या करते हैं, मजबूरन जाके यहाँ पे काम करने लगते हैं, तो इसी को बोलते हैं शोषण होना। तो यही फायदा वो कॉन्ट्रैक्टर्स उठा रहे थे, पहले उनको रॉ मटेरियल देते थे, अच्छा खासा पैसा देते थे, बाद में उन्होंने क्या किया कि जब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गया, लोग घूमने लगे बेरोजगार बेरोजगार बनकर, तो कॉन्ट्रैक्टर्स ने पैसा इनका जो पैसे देते थे पे करते थे कम कर दिया। अब एक जर्नलिस्ट विल्हेम वोप थे, उन्होंने डिस्क्राइब किया सिलेशियन विलेज के एक इवेंट को। बोलते यहाँ गांव में लगभग 18,000 इनहेबिटेंट्स हैं, 18,000 लोग रहते हैं। कॉटन वीविंग जो है यहाँ का मोस्ट वाइडस्प्रेड ऑक्यूपेशन है। जो वर्कर्स का मिजरी है वह एक्सट्रीम है, ठीक है, इनकी यानी इनकी बहुत ही दुर्दशा है। और the desperate need for job has been taken advantage of by the contractor to reduce the prices of the goods they order। अब देखो अभी हमने जो डिस्कस किया ना कि जो इतना ज्यादा लोगों को जरूरत है जॉब की, उसका फायदा कौन उठा रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स उठा रहे हैं। वे कॉन्ट्रैक्टर्स क्या किए कि जो गुड्स का प्राइसेस जो ऑर्डर करते हैं वे कम कर दिए हैं, रिड्यूस कर दिए हैं। तो दोस्तों 4 जून की बात है, शाम के 2 बजे वीवर्स की एक बहुत बड़ी क्राउड अपने घरों से बाहर निकलती है और लाइन में वे क्या करती हैं कि चले जाते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उनके मैंसन में। मैंसन का मतलब हवेली, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स की हवेली थी, जहाँ पे उनकी बिल्डिंगें थी, वहाँ पे वे चले जाते हैं और हायर वेजेस का डिमांड करते हैं कि हमारी जो वेजेस हैं उसको बढ़ा दो, ठीक है। उनके साथ बहुत ही बैडली ट्रीट किया जाता है और उनको यहाँ तक उनको थ्रेट दिया जाता है, उनको डराया जाता है। अब एक बड़ी क्राउड है, उनमें से क्या किया, एक ग्रुप बाहर आता है
और जबरदस्ती इनके घरों में घुस जाता है और इनकी जो भी एलिगेंट विंडोज थी, फर्नीचर थे, पेन थे, पोर्सलेन थे, सबको तबाह करते, तोड़ फोड़ डालते हैं। और उसके बाद उसमें से दूसरा झुंड स्टोर हाउस में जाता है, सब कुछ वहाँ का जो सप्लाई था उसको ये लोग गायब कर देते हैं, निकाल देते हैं, चुरा लेते हैं। ठीक है, और सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। अब इसके बाद कॉन्ट्रैक्टर्स को दोस्तों भागना पड़ा वहां से, क्योंकि जो पूरी क्राउड थी पूरी गुस्से में थी, उनके साथ बहुत बैडली ट्रीट किया गया था, यहाँ तक कि उनको डराया गया था। तो कॉन्ट्रैक्टर्स अपनी फैमिली के साथ भाग जाते हैं नेबरिंग विलेज में। बट ऐसे लोगों को शेल्टर देने से लोग मना कर देते हैं। भाई जिसके पीछे पूरी क्राउड भूत जैसी भाग रही है उसको कौन शेल्टर देगा, तो लोग मना कर देते हैं। फाइनली वे आते हैं डिक्विजिशन के बाद, आर्मी डिक्विजिशन बाद, यानी आर्मी को बुलाते हैं, आर्मी आती है तो 24 घंटे बाद वे वापस आ जाते हैं। इसके एक्सचेंज में क्या होता है, मतलब वहाँ पे थोड़ा फाइट होता है तो 11 वीवर्स को गोली मार दिया जाता है। द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, 1848। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि 1848 में जो अनएम्प्लॉयड लोग थे, यानी कि जो बेरोजगार लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो किसान थे, उन्होंने क्या किया था, अपराइजिंग किया था। जो वर्कर्स थे उन्होंने अपराइजिंग किया था। तो हमने देखा कि काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज में, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में 1848 में जब पुअर, अनएम्प्लॉयड, स्टार्विंग पीजेंट और वर्कर रिवोल्ट कर रहे थे, तो उसी के पैरेलल एक और रिवॉल्यूशन चल रही थी। वह रिवॉल्यूशन जिसका नेतृत्व जो है कि एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग कर रहे थे। ठीक है, यानी कि इधर एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग भी रिवॉल्यूशन कर रहे थे, उधर जो अनएम्प्लॉयड, पुअर, स्टार्विंग पीजेंट वर्कर थे वे भी इधर रिवॉल्यूशन कर रहे थे। और दोस्तों अभी हमने देखा कि जो फरवरी का इवेंट होता है, जो रिवॉल्यूशन होता है फ्रांस में 1848 में, उससे क्या होता है कि जो फ्रांस का मोनार्क था उसकी राजगद्दी चली जाती है, उसको गद्दी से हटा दिया जाता है और एक रिपब्लिक प्रोक्लेम किया जाता है। एक ऐसा रिपब्लिक जो कि यूनिवर्सल मेल सफरेज पे बेस्ड था, यानी कि वहाँ पे जितने भी वयस्क नागरिक थे, नागरिक द सेंस मेल वयस्क, ठीक है, यहाँ पे मेल की बात हो रही है, जो पुरुष थे उनको वोट देने का अधिकार था। यूरोप के अदर पार्ट्स में, जैसे जहाँ पे इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट अभी भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जहाँ पे मेन और वुमेन जो थे लिबरल मिडिल क्लास के, उन्होंने अपने डिमांड्स को कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया किसके साथ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और नेशनल यूनिफिकेशन को। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि पहले तो वो डिमांड कर रहे थे दोस्तों एक नेशनल यूनिफिकेशन के लिए, ठीक है, कि एक नेशन राष्ट्र बनाया जाए, एक नेशन बनाया जाए, एक राष्ट्र बनाया जाए। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया कि नहीं, ये जो नेशन राष्ट्र बनाया जाए एक कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड हो। ठीक है, यानी कि जो नेशन हो, जहाँ पर ये नेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चले, यहाँ के लोग, यहाँ के सिटीजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करे, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो। तो जो पहले इन्होंने नेशनल यूनिफिकेशन के लिए जोड़ दिया, उसके बाद इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का भी डिमांड करने लगे। ठीक है, उसके बाद ये जो लोग थे, मेंस और वुमेन्स जो थे लिबरल मिडिल क्लास के लोग, इन्होंने फायदा उठाया किसका, अब द ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट। जो पॉपुलर अनरेस्ट हो रहा था, लोगों में उथल पुथल, लोगों में लोग क्रांति कर रहे थे, शांति से नहीं थे लोग, जो है कि रिवॉल्यूशन कर रहे थे, उसका इन्होंने फायदा उठाया, अपने जो इनका डिमांड था उसको पुश करने के लिए। कौन क्या डिमांड था, फॉर द क्रिएशन ऑफ अ नेशन स्टेट। इनका डिमांड था कि एक नेशन स्टेट बनाया जाए जो कि पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल पे बेस्ड हो। कौन से प्रिंसिपल, कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो जहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस हो और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो। तो दोस्तों जर्मन रीजन में क्या होता है कि काफ़ी सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन के लोग और उस पॉलिटिकल एसोसिएशन के जो मेंबर थे वे मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे और प्रॉस्परस आर्टिसन थे। वे एक साथ आते हैं, कहाँ पे, इकट्ठे होकर वे सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में आते हैं और वो डिसीजन लेते हैं कि वे ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को वोट करेंगे। तो उन्होंने वोट कर दिया और 18 में 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है कि प्रोसेशन में जाते हैं, कहाँ पे, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जाते हैं, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। यह जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी दोस्तों, ये कहाँ पे थी, सेंट पॉल चर्च में। ठीक है, जो ड्राफ्ट उन्होंने क्या किया, जब ये इकट्ठे बैठे, इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। ठीक है, इसके लिए जर्मन नेशन के लिए, वह जर्मन नेशन जो कि किसके द्वारा हेड किया जाना था, मोनार्की के द्वारा। ठीक है, यानी जिसका जर्मन नेशन का जो हेड होगा मोनार्की होगा और वह मोनार्की सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट होगा। यानी ऐसा मोनार्की नहीं होगा कि वो मनमाना करेगा, उसके मन में जो आएगा वो करेगा, नहीं, उसको पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, वह पार्लियामेंट के अधीन रहेगा, सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट रहेगा। जब डिप्टीज ने यह
पद जो है यह क्राउन ऑफर किया किसको, फ्रेडरिक विल्हेम फोर को। इस टर्म्स, इन दीज टर्म्स, ऑन दीज टर्म्स, यानी टर्म्स क्या था, टर्म्स था कि उनको पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, वो अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते। तो जो प्रशिया का राजा, जो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ था, वो प्रशिया का राजा था, उसको यह पद ऑफर किया जाता डेप्यूटीज के द्वारा। उसने रिजेक्ट कर दिया, उसने बोला भैया जब सब कुछ पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी, मैं राजा कहाँ, राजा का मन, राजा अपने हिसाब से कानून, जो भी कानून लाएगा अपने हिसाब से करेगा। जब सब कुछ पार्लियामेंट ही डिसाइड कर लेगी तो हमको आप लोग राजा बना क्यों रहे हो। बोला, उसने रिफ्यूज कर दिया, कि उसने रिजेक्ट कर दिया कि हम ये पद नहीं लेंगे, ठीक है। और भाई राजा था, उसको तो राजगद्दी चाहिए थी, तो वो उसने क्या किया, फ्रेडरिक विल्हेम फोर ने, वह गया कि अदर मोनार्क्स को ज्वाइन कर लिया और इलेक्टेड असेंबली का अपोज करने लगा, इसका विरोध करने लगा, ठीक है। वाइल द अपोजिशन ऑफ द अरिस्टोक्रेसी, जो अपोजिशन में जो अरिस्टोक्रेसी थे वो मिलिट्री थे, वे स्ट्रांगर होते चले जाते हैं। जो सोशल बेसिस था पार्लियामेंट का वह इरोड हो जाता है, ठीक है। और जो पार्लियामेंट थी दोस्तों, उसमें ज्यादा करके मिडिल क्लासेस के लोग थे, ठीक है। जो पार्लियामेंट से 831 जो मेंबर थे दोस्तों, उसमें ज्यादा करके जो लोग थे वे मिडिल क्लासेस के लोग थे। वे लोग जो कि डिसिस्ट कर रहे थे डिमांड ऑफ द वर्कर्स का, और जो आर्टिसन का डिमांड था उसका भी विरोध कर रहे थे, ठीक है। एंड कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, वे अपना सपोर्ट हार जाते हैं, लॉस कर देते हैं। अब सीधी सी बात है भाई, ज्यादा से ज्यादा लोग तो वर्कर्स ही थे, आर्टिसन ही थे। अब इनका डिमांड, आप पार्लियामेंट में बैठे हो और इनके डिमांड को आप रेसिस्ट कर रहे हो, तो रेसिस्ट कर रहे थे, जैसे इनको पता चलता है ये लोग इनका सपोर्ट छोड़ देते हैं, किसका, पार्लियामेंट का, जो मेंबर्स थे। और एंड में क्या होता है, फाइनल में क्या होता है, ट्रूप्स आते हैं, ट्रूप्स को बुलाया जाता है, असेंबली को डिसबैंड कर दिया जाता है, असेंबली को भंग कर दिया जाता है। तो दोस्तों, वुमेन का जो पॉलिटिकल राइट को एक्सटेंड करने का इशू तो वह कंट्रोवर्शियल था लिबरल मूवमेंट में, लिबरल आंदोलन में, इन विच लार्ज नंबर्स ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर देयर, जिसमें कि काफी मात्रा में वुमेन्स जो ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रही थी काफी सालों से। वुमेन्स ने क्या किया, जो औरतें थे उन्होंने अपना खुद का पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाया, न्यूज़पेपर्स फाउंड किए और पॉलिटिकल मीटिंग्स और डिमॉन्स्ट्रेशन में उन्होंने भाग लिया। इसके बावजूद भी दोस्तों उनको डिनाई कर दिया गया सफरेज राइट से ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली, यानी कि इलेक्शन, जब असेंबली का इलेक्शन हुआ उनको डिनाई कर दिया, वोट देने का अधिकार नहीं दिया। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, द वुमेन इन द अपर लेफ्ट गैलरी, यहाँ पे उनको केवल खड़े होने का अधिकार दिया गया, यहाँ तक कि वो बैठने की जगह नहीं दी गई। और दोस्तों, जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट होती है कहाँ पे, चर्च ऑफ सेंट पॉल में, वुमेन वर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी। वुमेन्स को बुलाया जाता है, ठीक है, वुमेन्स को बुलाया जाता है, उनको स्वीकृति दी जाती है, इनमें एडमिट किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, ठीक है, वुमेन्स आएंगी, वुमेन्स यहाँ पे रह सकती है, बट ओनली एज ऑब्जर्वर टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी, को गैलरी में केवल खड़ी होकर ऑब्जर्वर का काम करेंगी, केवल देखेंगी, वे कुछ कर नहीं सकते। दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट इन 1840, यद्यपि अगर हम माने तो जो कंजर्वेटिव फोर्सेस थे, वे लिबरल मूवमेंट को, लिबरल जो आंदोलन कर रहे थे उसको सप्रेस करने में, दबाने में सक्षम हो पाते हैं 1848 में। बट वे जो ओल्ड ऑर्डर था ना उसको रिस्टोर नहीं कर पाते, यानी पहले जैसे कंजर्वेटिव थे, जो शासन व्यवस्था थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, सब कुछ वैसे नहीं हो पाता, पहले जैसा नहीं हो पाता, ठीक है। मोनार्क्स वर बिगिनिंग टू, धीरे धीरे जो मोनार्क्स थे दोस्तों उनको रियलाइज होने लगा कि जो साइकिल है रिवॉल्यूशन का, जो साइकिल है और जो डिप्रेशन का जो साइकिल है, यह तभी एंड हो सकता है, ठीक है, जब कंसेशन ग्रांट किया जाए किनको, लिबरल नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज को, यानी उनको रियलाइज होने लगा, यह चीज रियलाइज हुआ कि जो रिवॉल्यूशन हो रहा है, जो रिप्रेशन हो रहा है, हर जगह क्रांति हो रही है, हर जगह रिप्रेशन किया जा रहा है, तो यह तभी खत्म हो सकता है जब जो लिबरल नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज हैं उनको कंसेशन ग्रांट किया जाए। अब सीधी सी बात है, रिवॉल्यूशन, जिसके लिए रिवॉल्यूशन हो, अगर उनमें जो लोग रिवॉल्यूशन कर रहे हैं उनके लिए कुछ कंसेशन ग्रांट करो, तभी वो रिवॉल्यूशन खत्म होगा। इस वजह से 1848 में क्या होता है दोस्तों जी, ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप began to introduce the changes that had already taken place in Eastern Europe before 1858। तो दोस्तों 1848 में जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थे सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के, वे ऐसे मेजर इंट्रोड्यूस करने लगते हैं, ऐसे चेंजेस इंट्रोड्यूस करने लगते हैं जो कि ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया जा चुका था 1815 के पहले, कहाँ पे, वेस्टर्न यूरोप में। द सर्वडम एंड बॉन्डेड लेबर वर एबोलिश, इस प्रकार से सर्वडम और बॉन्डेड लेबर को एबोलिश कर दिया जाता है। को याद होगा 1815 में, 1815 के पहले कौन था, नेपोलियन ने सर्वडम और बॉन्डेड लेबर हटा दिया था,
ठीक है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में देखा जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ने उसने काफ़ी चेंजेस किए थे, काफ़ी अच्छा काम किया था नेपोलियन ने। हालांकि उसने डेमोक्रेसी का नामो निशान मिटा दिया था, बट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में काफ़ी अच्छा काम किया था, बोथ इन द हैब्सबर्ग डोमिनियन एंड इन रशिया। ठीक है। तो सबडम और बॉन्डेड लेबर जो था दोस्तों, वो उसको हैब्सबर्ग डोमिनियंस और रशिया से हटा दिया जाता है। और हाँ, नेपोलियन कहाँ पे हटा था? यह वेस्टर्न यूरोप की बात हो रही है। ठीक है, वेस्टर्न यूरोप में ऑलरेडी हट चुका था। द हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियन इन 1867। जो हैब्सबर्ग रूलर्स थे, उन्होंने और ज़्यादा ऑटोनॉमी देते हैं किसको? हंगेरियंस को 1867 में।